नमस्कार साथियों, आज हम लोग संविधान के जो कल बताए थे मौलिक अधिकार के विषय में, उसमें जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार है। कल हम आपको सिर्फ समता या समानता का अधिकार बता पाए थे, 14 से लेकर 18 तक बताए थे। आज की वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद जो है उसके आगे से लेके हम आज आपको बताएंगे। आइए देखिए, मौलिक अधिकार में भाग 3 मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसमें जो है कल हम आपको बताए थे समता या समानता का अधिकार। समता या समानता के अधिकार में कल हम आपको बताए थे 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और 18 तक बताए थे, 18वें उपाधियों का अंत तक। आज हम 19 अनुच्छेद से शुरू करेंगे। 19 अनुच्छेद में है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से लेके 22 तक है। आइए हम आपको बताते हैं 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है और 22 में क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि कल जो है थोड़ा सा कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सही है, कल साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, आज उसमें सुधार होगा। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। इसमें जो है हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे पहले तो है वाक स्वतंत्रता, ठीक है। हम जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम बोल सकते हैं, वाक स्वतंत्रता। उसके बाद शांत पूर्वक जो है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। हम लोग शांत पूर्वक इकट्ठा होकर कोई सम्मेलन कर सकते हैं, बट हथियार ना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता है। हम लोग इकट्ठा संघ बना सकते हैं। आबाद रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता है। हम लोग अपने इस पूरे भारत में आबाद रूप से भ्रमण कर सकते हैं या घूम सकते हैं। फिर इसके बाद ई में है निवास और बसने की स्वतंत्रता। हम लोग पूरे भारत में किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। यह में देखिए ABCDE, यह जो है कटा हुआ है। इसमें जो था संपत्ति का अधिकार था, जो चप करके था, वो हटा दिया गया है जब संविधान संशोधन 1978 में। इसके बाद जी है व्यापार की स्वतंत्रता। ये है हमारा है ABCDE, F जी तक जाएगा, ठीक है। यह कटा हुआ है। आइए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। अनुच्छेद 19 को कैसे हम याद करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है बातें करो शांति से, संघ बनाओ आबाद। बातें करो शांति से, संघ बनाओ आबाद, रहो चाहे जहां भी जमकर करो व्यापार। देखिए बातें करो शांति से, यानी हम जो है शांत वाक स्वतंत्र हैं। बातें करो यानी बात करने के लिए वाक स्वतंत्र हैं, हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ ना बोलेंगे कि जो लोक व्यवस्था पे जो है दिक्कत करे, समस्या पैदा करे, ठीक है। बातें करो शांति से, शांति से का मतलब यह होता है शांति पूर्वक जो है हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के। बातें करो शांति से, संघ बनाओ आबाद। सी में है, ए में हो गया, ए बी में हो गया, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम लोग संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं 19C के तहत। 19D के तहत बातें करो शांति से, संघ बनाओ आबाद। आबाद का मतलब हम अपने इस पूरे देश में कहीं भी आबाद रूप से यानी आबाद भ्रमण कर सकते हैं। भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आबाद रहो चाहे जहां भी जमकर करो व्यापार। रहने का मतलब निवास और बसने की स्वतंत्रता है। इसके पहले जो है जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब 370 खत्म हो गया, आप वहाँ भी बस सकते हैं। तो निवास और बसने की स्वतंत्रता है। 3 जो मतलब 19 जो है ई में है। यह जो था कटा हुआ है, इसमें जो है संपत्ति का अधिकार था, हट गया है। इसके बाद जी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। हमें और आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। हम जो है अपनी जीविका चलाने के लिए कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई व्यापार कर सकते हैं अनुच्छेद 19G के तहत। यानी अनुच्छेद 19A, B, C, D, E जब कटा हुआ है G, ये जो है ABCDE कटा है, तक जो है यह कटा है G तक, ये हमें स्वतंत्रता मिली है अनुच्छेद 19 के तहत। आइए हम देखते हैं इसके बाद जो है 20 में क्या है, ठीक है। क्योंकि 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, तो 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्ध करने का अधिकार। अपराध के लिए दोष सिद्ध करने का विषय में जो है संरक्षण है। लिखिएगा अनुच्छेद 20
अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के तहत जो है हमें जो है 3 प्रकार का जो है संरक्षण प्राप्त है। पहला है एक अपराध के लिए एक बार सजा। कहने का मतलब अनुच्छेद 20 जो कहता है अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के विषय में संरक्षण है, तो पहला है, इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला है एक अपराध के लिए एक बार सजा, या कोई व्यक्ति अनुच्छेद 20 के तहत अगर एक बार अपराध करता है उसकी सजा वो भोग लेता है, दोबारा कहीं फिर पुलिस या कोई उसको देखता है तो उसे दोबारा ये नहीं कहेगा आओ उस बार की सजा ले लो, पकड़ लो इसको। एक बार वह सजा पाया है तो दोबारा वो सजा नहीं ले सकता। फिर दूसरा है अपराध के समय जो कानून था उसी के तहत सजा। कहने का मतलब जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उस समय जो नियम कानून था वही सजा मिलेगा। इसलिए कि अगर उस समय आजीवन कारावास है और आज फांसी का फंदा हो गया उसी अपराध के लिए, तो उसे फांसी नहीं दी जाएगी। उस समय जो सजा मिलेगी जो अपराध के समय था वही उसे मिलेगा। ठीक है, ये जो है 20(2) के तहत आता है। और 20(3) में है स्वच्छ वातावरण में किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब 20(3) में है किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती दबाव देकर गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं 20(3) में है। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के विषय में संरक्षण। पहला है एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा। दूसरा है अपराध के समय जो कानून था उसी के तहत जो है उसको सजा मिलेगी। आज कोनो नया नियम बन गया और अपराध उस समय किए इस समय वाला सजा उसको मिलेगा। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर तीसरा है किसी को जबरदस्ती हम दबाव देके गवाही नहीं दिला सकते, अनुच्छेद 20(3) के तहत। ठीक, 19-20। आइए अनुच्छेद 21 देखते हैं। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मौलिक अधिकार से हर समय प्रश्न आते हैं। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अनुच्छेद चल रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। तो अनुच्छेद 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें लगभग समझ लीजिए बहुत अनुच्छेद आते हैं, मतलब बहुत प्रकार के हमें स्वतंत्रताएं मतलब मिली हुई हैं अनुच्छेद 21 में। जैसे जो है लगभग 25 अधिकार हैं। आप देखिए पहला कैसे है, स्वच्छ नींद लेने का अधिकार। फिर दूसरा है स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत हमें स्वच्छ नींद लेने का अधिकार है। हमारा कहने का मतलब ये है जैसे हम अपने घर पे हैं, अगर हम घर पे खा पी के सोते हैं तो 10-11 बजे के बाद कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो 11-12 बजे डीजे ओजे बजाते हैं तो चलो ठीक है, जिस दिन कुछ प्रोग्राम है बजाते हैं, लेकिन बार आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पुलिस भी आपको रात में नहीं आके परेशान कर सकती, भाई कोई बहुत जघन्य अपराध ना हो तब। ठीक है, वो आपको स्वच्छ नींद लेने का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत है। ठीक है, आराम से सोइए, ये स्वच्छ नींद लेने का अधिकार है। इसके बाद जो है इसी में और है स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार। हमारा कहने का मतलब आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको जो है स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। कहने का मतलब एग्जाम्पल देखिए, समझ जाएंगे आप। जैसे हमारा घर यहाँ है, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर के बगल कोई चाहे पोल्ट्री फार्म खोल ले या कोई और बड़ी बड़ी फैक्ट्री चिमनी कारखाना लगाए, अगर उसका धुआं या पोल्ट्री फार्म के गंध आपके यहाँ तक पहुँचती है, आपको डिस्टर्ब करती है, तो जो है उसका मतलब जो है अनुच्छेद 21 के तहत समझ लीजिए उनका समाप्त हो जाएगा। कह रहा है स्वच्छ वातावरण में जीने का आपका अधिकार है कि ना उनका जमीन है लिया बगल ही खोल दे मुर्गी फार्म, भैया चला आप परेशान, क्योंकि आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो आपका क्या है, स्वच्छ वातावरण में आपका अधिकार मतलब जीने का अधिकार समाप्त हो रहा है। भाई स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है, कारखाना के बगल में को धुआं निकलत बाटे, बगल विद्यालय में बच्चे को शुद्ध तो ऑक्सीजन मिले नहीं। जब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो समझ लिए क्या होगा, स्वच्छ तो समस्याएं होंगी। तो इसलिए वो बंद हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 में 2 है, तो समझ में आया 21 क्या है? स्वच्छ नींद लेने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार। इसी में एक अधिकार और जुड़ा था 2005 में, सूचना का अधिकार जोड़ दिया गया था। ठीक है, और शिक्षा पाने का अधिकार है, मतलब जिसे दवा ववा कराने गए उसके लिए अधिकार है। तमाम प्रकार के अनुच्छेद 21 में अधिकार आते हैं, लेकिन इतना जानिए कि जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वच्छ नींद लेने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, आइए अनुच्छेद जो है हम ले चलते हैं 21 का।
देखिए पहले अनुच्छेद 21 था, लेकिन अब अनुच्छेद 21 बाद में आया। इसमें क्या था, 6 से लेके 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा की व्यवस्था। ये क्या है जानते हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य था। हाँ, 11वां मौलिक कर्तव्य था। कब हुआ, लागू हुआ था, 66वां संविधान संशोधन 2002 में। 66वां संविधान संशोधन 2002 में जब ये हुआ तो वहाँ जाके बन गया 11 मौलिक कर्तव्य, क्योंकि 10 मौलिक कर्तव्य थे। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति से जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां यही जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। तो हो गया मौलिक कर्तव्य में। और मौलिक कर्तव्य हमारे किस अनुच्छेद में है, 351 का में, ठीक है, वहाँ मौलिक कर्तव्य में है। और 6 से लेकर 14 तक वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कहाँ है, अनुच्छेद 21 का में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में भी है, ठीक है, और अनुच्छेद में है। अनुच्छेद में कहाँ है, अनुच्छेद 21 का में। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। आइए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 22 क्या है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका मतलब यह होता है, इसमें भी 3 प्रकार देख लीजिए। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो आर्टिकल 22 के तहत उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, भाई क्यों गिरफ्तार किए हैं, ठीक है। उसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में जो है निरोध में संरक्षण है आर्टिकल 22 यानी 22 के तहत। पहला क्या है, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसको बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार की। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, बट आने जाने वाले समय को छोड़कर। कहने का मतलब पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो उससे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, पहला। दूसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा, कहने का मतलब। और तीसरा है उसे अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है। यहाँ तक दिखाई ना दे तो देख लीजिएगा। गिरफ्तारी व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा, उसे अपने मनपसंद का वकील करने का अधिकार। 22 में क्या है, 3 चीज क्या है, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा पहला। दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसके जो है दंडाधिकारी यानी न्यायाधीश के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, उस व्यक्ति को अपने मनपसंद के वकील करने का अधिकार है। लेकिन पेश करने में एक चीज है, आने जाने समय को छोड़कर, आने जाने का समय को छोड़कर, क्योंकि आने जाने का समय जो है उसमें नहीं है, इसीलिए उसका फायदा उठाते हैं। कहीं 5 घंटा हम जमा में फंसा रहे हैं, होता है कि नहीं। अगर नहीं भेजते भाई उनको तो अपनी बनाना रहता है केस अच्छे से, तो बता देंगे भाई 4 घंटा 5 घंटा हम जाम में फंसे रहेंगे, फंसे हैं तब भी नहीं, तब भी ठीक है। ये आपका जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हुआ। अनुच्छेद 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, A, B, C, D, E, यह कटा हुआ है, जी है। इसके लिए हम आपको टिक बताएं, बातें करो शांति से, संग बनाओ आबाद रहो, चाहे जहाँ भी जमकर करो व्यापार। हम पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, संग बना सकते हैं, शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, आबाद रूप से भ्रमण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन लोक व्यवस्था में खतरा ना हो, ना है कि क्या कह जाते हैं। हाँ, यहाँ कोई एक वाद आया था, एक वाद में था, ओम प्रकाश बनाम करके था। तो उसमें क्या था कि जैसे यहाँ मान लीजिए कोई तीर्थ स्थान है, ठीक है, मतलब मूर्तियाँ हैं, वहाँ गए अंडा बेचने लगे, ठीक है। जहाँ भाई देवी देवताओं की मूर्ति है वहाँ कोई जाए मुर्गा काटने लगे, अंडा बेचने लगे, तो लोक व्यवस्था पे खतरा होगा। और रुका ही दे कि भैया हमें तो जो है क्या करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार मिला है, लेकिन ये क्या है, गलत है। लोक व्यवस्था पे खतरा ना हो, ठीक है, इस जगह पे नहीं कर सकते। और पूरे और जो है कभी कभी देखिए रास्तों में पटरी पे लगा कर लोग व्यापार करते हैं, तो पटरी पे आप व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मिला है अधिकार। लेकिन कह रहा है निवास और बसने की स्वतंत्रता, 370 जब खत्म नहीं हुआ तो तब जम्मू कश्मीर में बसने की स्वतंत्रता नहीं थी, अब बस सकते हैं पूरे भारत में चाहे जहाँ। लेकिन वेश्याओं को छोड़कर, वेश्याएं भी अगर बसना चाहती हैं तो उनको छोड़कर है, क्योंकि लोक व्यवस्था पे खतरा ना हो, ठीक है। आप कुछ करिए, वाक स्वतंत्र हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, बट अगर लोक व्यवस्था पे समस्या होगी तो हमारी स्वतंत्रताएं क्या हो जाएगी,
आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जब तक कि दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बता के ले आए। 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध करने का संरक्षण है। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा। दूसरा, अपराध करते समय जो कानून होगा वही ही ना है कि 2023 चल रहा है, इसमें जो अपराध किया उसको आजीवन कारावास है। पता लगा वही अपराध 2 महीने बाद हो गया फांसी के फंदे, तो आपको फांसी नहीं मिलेगी, जो उस समय कानून था उसी के तहत। तीसरा है किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 2(3) के तहत है। ठीक, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 21। हमने आपको बताया इसमें 2500 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वच्छ नींद लेने का अधिकार, आप मतलब इलाज कराने का अधिकार, आने जा बहुत प्रकार से है। इसमें क्या है कि स्वच्छ नींद लेने का अधिकार का मतलब रात बिरात अगर आप सोए हुए हैं तो कोई आपको आके डिस्टर्ब पुलिस भी नहीं कर सकती, अगर भाई जगह अपराध ना हो तब। आपको स्वच्छ नींद लेने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मिला है। और हम अपने घर पे रहते हैं, कोई भी कहाँ रह रहा है, कोई विद्यालय है, बगल में कोई सोचे कि हम फैक्ट्री लगा लें, कारखाना लगा लें, कोई पोल्ट्री फार्म खोल लें, अगर उसके ऑक्सीजन आपको मिलते हैं, उसको मतलब वहाँ से धुआं आ रही है या वहाँ से बदबू आ रही है, तो आप उस पर आर्टिकल 21 के तहत कह सकते हैं सर मुझे स्वच्छ नींद लेने में दिक्कत है, या स्वच्छ वातावरण में शुद्ध हवा, स्वच्छ हवा मिल नहीं पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, उसका बंद हो जाएगा। ठीक है, तमाम मुर्गी फार्म हम देखिए बंद हो गए हैं सिर्फ इसी के तहत। फिर अगला है जो है 21 का है, एक जोड़ा गया था, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था है। कब जोड़ा गया? 66वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन जोड़ा कब गया? 2010 में। जोड़ा कब गया? 2010 में। और हुआ था कब? 66वां संविधान संशोधन 2002 में। ये मौलिक कर्तव्य में भी है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का में है। और इधर आके 22वां अनुच्छेद है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। आप जान ही रहे हैं, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका क्या बताना पड़ेगा? कारण, पहला। और दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कहाँ भेजना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने। तीसरा है, वो अपने मनपसंद के क्या कर सकता है? वकील कर सकता है। आइए इसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। आपको समता समानता का अधिकार बताएं, स्वतंत्रता का अधिकार बताएं। अब आपको बताएंगे कौन सा अधिकार आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा, तब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार बताते हैं, यहाँ तक मिटा दे रहे हैं। हाँ, इसमें पूरा आ जाएगा एक नहीं तो ए बी में सी में डी में क्या है। अब आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा कि बातें करो शांति से, संग बनाओ आबाद और रहो चाहे जहाँ भी, जमकर करो व्यापार। आप लोग ए बी सी डी करके करेंगे तो आपका सबका क्लियर हो जाएगा। आइए अगला अनुच्छेद आपको बताते हैं। अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार। इसके तहत मतलब 23 और 24 दो अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24। आइए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों आपको बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम, मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम। और 24 कहता है कारखाना अधिनियम है, लिख लीजिएगा। मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम। अनुच्छेद देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम, इसको हम बता रहे हैं। चौथा है कारखाना अधिनियम। कल काफी कमेंट आया था सर जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आज इसलिए थोड़ा सा प्रयोग कर रहे हैं कि ताकि स्पष्ट हो जाए। कारखाना अधिनियम। और कल आपको नागरिकता के विषय में हम बता रहे थे, तो उसमें एक चीज़ बताए थे, देशीकरण के हिसाब से जो नागरिकता होती है 5 साल या 5 अब नहीं है, अब कितना हो गया है? 10 साल। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कल जो बताए थे। ठीक है, अब वो 10 साल हो गया है। ठीक है, पहले 5 साल था, वर्तमान में 10 साल। कारखाना अधिनियम यानी इसमें है 14 वर्ष से बच्चों को, वर्ष से कम आयु के
बच्चों को कारखाने और फैक्ट्रियों में नहीं लगाया। कहने का मतलब है इससे जहाँ विस्फोटक पदार्थ हो, जहाँ कोई विस्फोटक कारखाना हो, वहाँ 14 से कम आयु के बच्चे को जो है हम नहीं लगा सकते, ठीक है। और है बालात श्रम, 23 अनुच्छेद कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम। इसका मतलब ये होता है आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम। कहने का मतलब किसी को हम जो है बालात श्रम भी नहीं करा सकते, उनका व्यापार नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, ऐसे लाते थे उनको बेच देते थे, बच्चियों को बेच दिया जाता था बॉर्डर पे, चाहे नेपाल के चाहे कहीं से बेचते थे। लेकिन अब जो है आर्टिकल 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पे जो है निषेध है। क्या है? निषेध है। मतलब आर्टिकल 23 के तहत, मतलब 23 के तहत किसी का जो है व्यापार नहीं किया जा सकता, ठीक है। और 24 में 14 वर्ष से जो कम के आयु के बच्चे हैं उनको जो है कारखानों में जो है विस्फोटक पदार्थों में जो है उनको लिए लगाया नहीं जा सकता, ठीक है। 23-24 यही है, शोषण है, इसका शोषण नहीं किया जा सकता। आइए इसके बाद हम बताते हैं, शोषण के विरुद्ध हो गया। उसके बाद पांचवा क्या है? चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके पहले हमने पढ़ा समता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार 23 और 24। अब आगे हम जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा अधिकार है, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें कितने हैं? 25 से लेके कहाँ तक है? 28 तक। 25, 26, 27, 28। आपको बताते हैं 50। आइए अनुच्छेद 25 क्या है? अनुच्छेद 25 यहाँ तक मिटा दे रहे हैं। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता है। लिख लीजिए अनुच्छेद 25 में धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 यानी आर्टिकल 25 कहता है हम किसी भी धर्म को आबाद रूप से क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ये कौन निश्चित नायब है? जिसकी जो इच्छा के है, चाहे हम जाके मंदिर में पूजा करें, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गुरुद्वारा में जाएं, जहाँ जाएं, क्योंकि हमें जो है आर्टिकल 25 कहता है कि आप आबाद रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आइए आपको बताते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 26 मतलब अनुच्छेद 26 क्या कहता है, ठीक है। 25 तक समझ में आया? आइए आर्टिकल 26 बताते हैं धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब हम जो है धार्मिक कार्य संबंधी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे मंदिर भी बना लें, चाहे कुछ भी व्यवसाय वो धार्मिक कार्य से संबंधित हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तमाम लोग अपना करते हैं, बनाते हैं, ये जो है धार्मिक कानून करने। देखिए धार्मिक कार्यों की करने की स्वतंत्रता है ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंध आप जो है कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी विधि व्यवसाय धार्मिक संबंधित हो उसमें आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब आइए आर्टिकल जो है 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करने की किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करने की के लिए करो के
स्वतंत्रता के लिए करों से छूट होगी ना, करों से छूट के लिए स्वतंत्र किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करने के स्वतंत्रता में करों की छूट। इसको हम समझा दे रहे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म, जैसे मान लीजिए आप किसी धर्म के नाम पर पैसा दे रहे हैं, ठीक है, किसी विशिष्ट धर्म के नाम पर अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो पाता जो है उसको भी नहीं लगेगा। मतलब ऐसा धर्म अगर जैसे धन आप दे रहे हैं तो उतने पैसे टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल जो है 27 कहता है कर से मुक्त रहता है। क्या होता है वो? कर से मुक्त रहता है। एग्जाम्पल की जैसे मान लीजिए हम 10,000 किसी मंदिर के कहीं नाम धर्म के नाम पे दे दिए, ठीक है, 10,000 दे दिए, वो पुजारी भी हमें दे दिए 10 लाख का टिकट कार्ड की रसीद, उसमें क्या होता है, उस पर कर नहीं लगे, कर से मुक्त रहता है। ठीक है। पाने वाले भी उधर उनको मिला तो भी कर से मुक्त रहेगा। जल्दी में तमाम लोग अपना टैक्स भी बचा लेते हैं धर्म के नाम पे जो पैसा दे रहे हैं, तो वही है करों से मुक्ति। ठीक है। आर्टिकल आइए 28 यानी अनुच्छेद 28। ये जो है कुछ शिक्षा संस्थानों में, लिख लीजिए, कुछ शिक्षा संस्थानों में हम समझा दे रहे हैं, कुछ शिक्षण संस्थाओं में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा लिख लीजिए, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, या दिखाई दे रहा है यहाँ तक ना, धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका एक लाइन में समझ लीजिए, सब छोड़िए झमेला, किताब का झमेला, एक लाइन में हम समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। कह रहा है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित के बारे में स्वतंत्रता। हमारा कहने का मतलब जो वो शिक्षण संस्थान बांटे, ठीक है, जितने विद्यालय शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, धर्म को नहीं बताया जा सकता। जैसे हम या कोई विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, शिक्षण संस्थान है विद्यालय, ठीक है, उस विद्यालय में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि भैया आप जाइए मंदिर में पूजा करिए, आप नमाज अदा करिए मस्जिद में, आप गुरुद्वारा में जाइए, यानी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है। इसके पहले हमारे वीडियो में था क्या, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, यानी राज का कोई धर्म नहीं है। जब राज का कोई धर्म नहीं है तो आर्टिकल 28 के तहत हम किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दे सकते। यही इतना समझ लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 28, ठीक है, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से लेकर 28 क्लियर हो गया। अब आ गया 29 और 30। ये जो है 5 मौलिक अधिकार, 4 मौलिक अधिकार हम आपको बता चुके हैं, अब 5वां बता रहे हैं। ठीक है। 5वां है शिक्षा और संस्कृत का अधिकार। शिक्षा और संस्कृत का अधिकार लिखिए, इसको मिटा के बता रहे हैं। शिक्षा और संस्कृत का अधिकार 5वां मौलिक अधिकार। अनुच्छेद जो है 29 और 30 है। अनुच्छेद 29-30 जो है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये 5वां हमारा मौलिक अधिकार है। टोटल हमें जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है मिला है, लिख लीजिए। शिक्षा और संस्कृत और शिक्षा और सांस्कृतिक। अनुच्छेद शिक्षा और संस्कृत संबंधी अधिकार, या संस्कृत और शिक्षा संबंधी, चाहे जो कहे, चाहे शिक्षा संस्कृत संबंधी का, चाहे संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद जो है
29 अनुच्छेद 30 दोनों हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। शिक्षा और संस्कृत संबंधी अधिकार या सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये जो है 5वां मौलिक अधिकार है। अब आइए 29 में बताते हैं 29 में क्या है। 29 अनुच्छेद कहता है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। लिख लीजिएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण लिख लीजिए। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आज तो कंप्लेन नहीं आना चाहिए लिखने वाले पे, क्योंकि कल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, हाँ में यही आ रहा है। हाँ आया था। देखिए इसमें हम 29 30 दोनों हम समझा दें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 30 क्या कहता है? हाँ सर, ठीक। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 जो है शिक्षण संस्थाओं की, दोनों में अंतर हम बता दे रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। देखिए अंतर थोड़ा, इस बार पेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखिए पहली बात अगर पूछेगा शिक्षा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किस में है, सीधा आप बताएंगे। तो मतलब 5 मौलिक अधिकार है हमारे पास, 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। लेकिन ये पूछता है 29 में क्या है, 30 में जैसे उसमें 23 और 24 में था, शोषण के विरुद्ध था। शोषण में 2 आया, 23 आया, 24। अब क्लियर उसमें भी हम करने के लिए ट्रिक बताते हैं। जहाँ आवे बालात, बालात कई अक्षर आवत है? 3 बालात, 3 बालात 3 अक्षर आवत। देखा मतलब बालात श्रम जब आ जाए 23 में कई अक्षर लास्ट में 3। और जब कारखाना आवे, कारखाना में कई अक्षर में 4, तो समझ ला 24 में बांटे। कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं। 23 जब आए तो बालाश्रम यानी 23 मतलब 23 में बांटे। जब कारखाना है तो हमें अंतिम में 4 बजे हो 3 बजे, कारखाना 4 24 में, ठीक है। कम गड़बड़ाएगा नहीं। तो आइए 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक आ रहा है, पहले जानिए अल्पसंख्यक है कौन, ठीक है। अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक जिसकी संख्या अल्प हो, कम हो। जैसे मुस्लिम, ठीक है, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सब क्या है अल्पसंख्यक में आते हैं। जैन भी हो गए, बुद्ध भी हो गए, बौद्ध वाले जो होते हैं, जैन बौद्ध की संख्या कम हो रही दिखाई दे रही है। ये सब जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या है अल्पसंख्यक आते थे। इसमें कहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब उनका जो बात अल्पसंख्यक को जैसे भाषा, लिप, रहन सहन, उस पर जो है इनको संरक्षण मिला है। कहने का मतलब ये है जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हम तिलक लगा सकते हैं, हम ब्राह्मण हैं तो तिलक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम मुसलमान हैं टोपी लगा सकते हैं। ईसाई सिखों के लिए कटार है, कंघा है, कच्छा है, 5 प्रकार का जो उनको अनिवार्य, ये सब कर सकते हैं। यही कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आपकी अपनी जो रीति रिवाज है जो आपको मिला है उसके तहत आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। चाहे आप दाढ़ी अच्छे से रखिए, टोपी लगा के आप नमाज अदा करिए। आप ब्राह्मण है फर्स्ट क्लास, अच्छे से चंदन वंदन लगा लीजिए। सिख धर्म वाले देखते हैं यहाँ कच्छा कंघा ककार को लेकर रहते हैं, उनको मिला है, कोई रोक शोक नहीं सकता। वही कह रहा है अनुच्छेद 29 के तहत। जैन धर्म वाले अपने जैन के हिसाब से आओ सकते हैं। भैया हमें क्या कहे हैं, जिसे हमारा कहने का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए तो क्लियर ही हो जाएगा अपने आप। जैसे मुस्लिम महिलाओं में देखिए बुर्का पहनी भाई, उनका धर्म है तो अनुच्छेद 29 के तहत। जैन धर्म वाले काफ़ी लोग माघ मेले में देखिए आते हैं, कहते हैं भैया हमारा जैन धर्म है, तो हम उस पर जो है नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई ना हो कि जो लोक नियोजन स्वास्थ्य पे जो है लोक नियोजन पे खतरा पैदा करे, ठीक है। जैनी जैसे रहते हैं वैसे अपने हिसाब से रहते हैं। बहुत जैनी को देखते कैसे रहते हैं, श्वेतांबर दिगंबर, तो बिना कपड़े के भी रह सकते हैं, कहते हैं हमारा धर्म है। तो यही 29 है। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, तो 30 कहता है अपने जो है शिक्षण संस्थाओं की आप स्थापना करेंगे, सरकार उसमें अनुदान देने के लिए कोई भेद नहीं कर सकती। आप अपने शिक्षण संबंधी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं आर्टिकल 30 के तहत, 30 के तहत, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए अब उसके बाद आर्टिकल 31 आता है। आर्टिकल 31 जो था वही संपत्ति का अधिकार। अब क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग कहते हैं संविधान की आत्मा। इस संविधान के शिल्पीकार आधुनिक मनु जिसे कहा जाता है, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस मौलिक अधिकार को
संविधान की आत्मा कहा है, अब वो आएगा 22 यानी 32। इसे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, हमने जो है समता का अधिकार पढ़ा, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। उसके बाद क्या पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ट्रिक बताया। बातें करो शांति से, संघ बनाओ, आबाद रहो, चाहे जहां भी जमकर करो व्यापार। ABCDE या कट गया, जी भी आ जाएगा। इसके बाद से हमने आपको बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध में हमने आपको 23 और 24 बताया। 23 में क्या बताया, 3 अक्षर बालात, 23 में कारखाना, 24 में यानी बालात श्रम दुर्व्यापार बच्चियों का नहीं किया जा सकता, किसी को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने या फैक्ट्री में जो है लगाया नहीं जा सकता। आइए हम आए, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ गया 25 से लेकर 28 तक। 25 में हमने क्या बताया कि आप किसी भी धर्म को आबाद रूप से मान सकते हैं, चाहे मंदिर में पूजा करिए, चाहे मस्जिद में नमाज अदा करिए, चाहे गुरुद्वारा में जाइए, चाहे जो करिए वो आपका जो है मिला है अनुच्छेद 25 के तहत आपको मौलिक अधिकार मिला है। इसके बाद हमने 26 में बताया, 26 में हमने आपको बताया कि जो है 26 में जो है धर्म से संबंधित आप जो है मतलब अपना व्यवसाय कर सकते हैं, धार्मिक कोई भी व्यवसाय चला सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 27 में बताया करों से उन्मुक्तियां हैं, यानी कर से उन्मुक्तियां हैं। हम अगर धार्मिक कार्यों में कोई पैसा देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद 28 में बताएं, 28 में क्या बताएं, हम और आप या कोई भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। फिर आगे 29 में आगे शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उनके अल्पसंख्यक जो हैं उनके भाई क्या उनके रीति रिवाज है, क्या उनके धर्म सबके जो है उनका संरक्षण मिला है। 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, तमाम लोग अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेंगे, सरकार विभेद नहीं करेगी कि आपको हम अनुदान नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, सबके लिए बराबर है। उसके बाद आगे अनुच्छेद 31 में आए, ठीक है। अनुच्छेद 31 जो है ये क्या हो गया है, निरस्त हो गया है। वही संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है जिसे हमारे इस संविधान के शिल्पीकार या संविधान के निर्माता या आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है, आत्मा। इस वीडियो को हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब उसमें क्योंकि 5 प्रकार की रीड है उसको हमें समझाना पड़ेगा, फिर और तमाम प्रकार के, इसलिए समय नहीं है इसके लिए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।